हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्यूसेट 2016 के क्वेश्चन पेपर पार्ट फर्स्ट को सॉल्व किया था। उसमें एक क्वेश्चन में टेक्निकल एरर था वीडियो में, तो वो 28 नंबर जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट स्किप हो गया था। उसको मैं एक बार फिर से यहाँ आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसके बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, इथिलीन डाइएमीन। तो ये CH2 और NH2 और यहाँ NH2 है। ठीक है, तो अगर ये बाइंड करेगा कोबाल्ट के साथ तो ये तीन लिगेंड इस टाइप से बाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ यहाँ बाइंड होगा, यहाँ यहाँ बाइंड होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता है क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो सिस और ट्रांस नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है निकिल Ni, देखो निकिल है और फिर से यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड है, तो अगर मैं यहाँ पे N और N लगा करके अटैच कर दूँ, फिर यहाँ अमोनिया और यहाँ पे अमोनिया। ठीक है, अब देखो ये तो सिस हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं ट्रांस करूंगा तो अमोनिया सपोज इसको जो है इसके जस्ट रिवर्स में लाना पड़ेगा, मतलब इसको यहाँ लाना पड़ेगा और ये जो N है इसको आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये इस टाइप से बॉन्डिंग होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ आ जाओ NiCO2 Cl2, तो देखो निकिल है और यहाँ पर दो कार्बोनिल है CO और इस यहाँ Cl है और ये Cl है, तो देखो ये सिस हो गया। अब इसका ट्रांस करना है तो एक Cl सपोज इसके जस्ट अपोजिट में Cl करना है, तो ये Cl यहाँ भेज दो, CO यहाँ भेज दो, तो ये शो करेगा आपका। NiCO4, तो यहाँ पे चारों लिगेंड सेम है, तो ये सिस और ट्रांस नहीं शो करेगा, तो केवल और केवल आपका थर्ड लिगेंड जो है ये शो करेगा। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आंसर। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, द रिएक्टेंट एंड साइड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली इन द कुमेन प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फॉर्म बेंजीन। तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट एंड साइड प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यूज होता है बेंजीन के साथ, और यहाँ पर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H3PO2 या फिर आपका PCl3, तो वो जो है इसके साथ डायरेक्टली यहाँ पर ये बाइंड करता है CH3 और एक साइड CH3, तो ये ग्रुप आपका बेंजीन पे बाइंड करता है, तो आपका जो रिएक्टेंट हो गया वो हो गया प्रोपाइलीन। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट बोल रहा है, तो यहाँ से जब फाइनली ये कुमन बनता है ऑक्सीजन से बाइंड करके, यहाँ OH बनता है, फिर ये OH यहाँ रह जाता है और बाकी ये ग्रुप निकल जाता है, तो ये बनता है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो आपका प्रोपाइलीन और एसीटोन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये आपको याद रखना होगा, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है वो एंटी नोलल है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बहुत सारे ड्रग के बारे में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना, ये जैसे एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन किस में देते हैं, ये आपका मेनली जो है हार्ट के केसेस में कुछ में देते हैं, या फिर जैसे दर्द के लिए देते हैं मेनली, तो ये नहीं है, एनाल्जेसिक है ये। आइबुप्रोफेन ये भी एनाल्जेसिक है, डाइक्लोफेनिक ये भी एनाल्जेसिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला, मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन सोन बिलो, तो देखो ये है, ये स्टार के एनेमीन टाइप का रिएक्शन है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपका NH है ये डबल बॉन्ड OCH इससे यहाँ पर बाइंड होकर के इमीन बनेगा। ठीक है, तो N डबल बॉन्ड C प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर H यहाँ H। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका ये जो कीटो ग्रुप है ये इनॉल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर OH हो जाएगा, राइट। अब ये जो इनॉल होगा ये फिर से टॉटोमराइज होगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर के इस पे अटैक करेगा और ये नॉर्मल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ N Me। इसके बाद क्या होगा कि मिथाइल आयोडाइड है, तो ये जो
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मिथाइल पे अटैक करेगा और सिंपल ये मिथाइल आके यहाँ बाइंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये बेस है, ठीक है, NaOH। तो इसका क्या फंक्शन होगा कि जो यहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है OH माइनस आएगा, इस प्रोटॉन को लेगा और आपका सिंपली यहाँ पर ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट अ DNA टेम्पलेट। DNA टेम्पलेट का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, हम जैसे बता दिया हूं मैं आप लोगों को, एक होगा सुगर बैकबोन होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें नाइट्रोजिनेस बेस होगा, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये तीनों प्रेजेंट हैं, ये चारों स्ट्रक्चर में तीनों प्रेजेंट है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो फास्फेट का जो पोजीशन है वो भी 5th पोजीशन पे है, तो सब जगह सेम लगा हुआ है। तो अब मेनली यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो राइबोस शुगर है, ठीक है, पेंटोस, इसमें जो है 3rd पोजीशन जो होता है ये OH यहाँ बिलो द प्लेन होता है, मतलब ये बिलो होगा। तो ये जो OH है ये आपका बिलो है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, डीऑक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली जो है दूसरा जो OH है ना, ये वाला, ये यहाँ पर डीऑक्सी रहता है, मतलब यहाँ OH नहीं रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब नहीं रहेगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो मेनली इस पोजीशन पे OH नहीं रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल काइरल सेंटर इन द टू कंपाउंड P एंड Q। तो देखो यहाँ पर पहले आपको प्रायोरिटी देना होगा। देखो S 4th प्रायोरिटी हो गया, COH फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, CH3 सेकेंड हो गया, और नहीं, ये CH3 थर्ड होगा, ठीक है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 और OH है, तो ये थर्ड होगा। तो देखो अगर 1 और आपका ये जो है थर्ड है और ये 2 है, ठीक है, तो 1 2 3 ये आ रहा है आपका आर आ रहा है। तो आर आ रहा है तो 4th पोजीशन जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अगर हॉरिजॉन्टल पे है 4th, तो इसको एक्सचेंज करना होगा, मतलब दोनों साइड। यहाँ जैसे 1 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद इनको भी एक्सचेंज करना है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 है वहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो 1 2 3, ठीक है, तो एस कन्फिग्रेशन आया इसका। इस ऐसे ही इसका देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, 4th पोजीशन पे हाइड्रोजन है, COH नीचे है और CH2S, तो ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4th पोजीशन क्या है, टॉप में है, टॉप में है, तो इसका मतलब 1 2 और 3, तो ये आएगा, तो ये भी S होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका P और Q दोनों S कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 1700 सेंटीमीटर एंड 3400 सेंटीमीटर इनवर्स इन द IR स्पेक्ट्रम इंडिकेट रिस्पेक्टिवली द प्रेजेंस ऑफ। देखो ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपको समझ में आ रहा है, और ये जो है ये अल्कोहल है, ठीक है। तो ये कार्बोनिल और अल्कोहल ग्रुप है, तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बर्च रिडक्शन ऑफ एनिसॉल। तो एनिसॉल मतलब क्या है, OCH3, और यहाँ पर बर्च रिडक्शन करा रहा है, इसका मतलब देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगा, तो मतलब ये है कि यहाँ पर रिडक्शन मतलब ये डबल बॉन्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो रिडक्शन जो होगा वो आर्थो वाले पे होगा और मेटा पे होगा इसके, ठीक है। तो ये फाइनली जो है अगर बनाऊंगा मैं तो OCH3 और इस टाइप से आपका कॉम्प्लेक्स होगा, ऑर्थो और ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, तो ऑर्थो और मेटा होगा। रिएक्शन सोन बिलो इज नोन एज, देखो कितनी बार रिपीट कर चुका ये क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड है, KCl है, तो ये क्या होता है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी हैव बीन कॉल्ड एज द एरो ऑफ टाइम। द एरो ऑफ टाइम बोलते हैं एंट्रोपी को, ठीक है, एंट्रोपी को बोलते हैं। 77 the Maxwell relation, it can be said that delta S by delta V at constant T is equal to क्या होगा, तो ये आपका मैक्सवेल रिलेशन होगा DS by dV। देखो S V इधर है
तो इधर आएगा आपका dp/dt एट कांस्टेंट v। अब pv इज इक्वल टू RT है, ठीक है। तो यहाँ dp/dt एट कांस्टेंट अगर v निकालेंगे तो t के रिस्पेक्ट में तो R/v आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300। तो ये क्या होता है 3/2 kT, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है ट्रांसलेशनल का। तो ये सॉल्व करेंगे आप, k की वैल्यू यहाँ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है। टेम्परेचर 300 का रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आपका फर्स्ट वाला आएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ vapor of a pure substance when cooled under a pressure less than its ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो देखो ये है सॉलिड कर्व, ये है आपका, यहाँ पे मैं ऐसे बता देता हूँ, ये होता है सॉलिड, ठीक है, ये होता है लिक्विड, ये होता है वेपर। तो ये होता है ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ठीक है। तो ये मेनली प्रेशर है, ये इधर आपका टेम्परेचर है। तो बोल रहा है vapor of a pure substance when cooled under pressure less than its ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो मान लो कोई यहाँ पे अगर इस प्रेशर पे अगर कूल्ड कर रहे हैं तो पहले वेपर क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। तो लिक्विफाइज फर्स्ट देन सॉलिडिफाई। तो ये 79 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज 0 देन द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू। तो सिंपल फार्मूला लिखो, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA/RT। एक्टिवेशन एनर्जी को 0 कर दो, e टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो k इज इक्वल टू a आएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर a इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, तो इसलिए ये इसके इक्वल आएगा। अब रेडियस रेशियो दिया है R1/R2 फॉर स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 formed by the packing of uniform sphere is √3/2. The unit cell edge length in both the structure is a. If the structure 1 is body center then structure 2। तो देखो अगर मैं देखूं, मान लो मेरा जो एज लेंथ है दोनों में a है, ठीक है। तो R1/R2 जो रेशियो है इसका कितना है 3/√3/2। अब जो रेडियस होता है इन केस ऑफ क्या मतलब वहाँ पर होता है बॉडी सेंटर्ड में, तो 4R इज इक्वल टू होता है √3a। तो R इज इक्वल टू होता है √3/4a। तो ये हो जाएगा √3/4a अपॉन में x मान लेता हूँ, अगर मैं दूसरा मुझे नहीं पता है उसका निकालना है, तो √3/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये देखो 2 सेकेंड 1 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो x इज इक्वल टू आएगा आपका a/2, ठीक है। तो a/2 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस के लिए नहीं है, ये सिंपल क्यूबिक के लिए है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रेडियस होता है वो a/2 होता है, तो ये सही है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट KH फॉर फ्यू गैसेस आर गिवन बिलो। तो H2 के लिए दिया है, N2 के लिए दिया है, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए दिया है, आर्गन के लिए। एट 293 केल्विन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सर्टेन गैस एक्स इन एक्वा सोल्यूशन इज इतना। तो देखो कोई जो गैस डिजॉल्व होती है ना सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है तो ये उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मोल फ्रैक्शन इनटू जो वहाँ पर उसका क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू KH होगा, क्योंकि यही जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब XA की वैल्यू आपको दिया है इतना, KH आपको निकालना है, PA की वैल्यू 0.9, तो 0.98 इज इक्वल टू XA की वैल्यू आपको दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻5। KH की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो जब निकालेंगे आप तो ये आएगा बार में लगभग, तो ये आंसर आपका लगभग आएगा 0.75 इंटू 10⁻5 बार। तो ये देखो बार में आया, तो अगर मैं किलो बार में कन्वर्ट करूंगा तो 75.4 किलो बार। तो ये देखो KH किसके लिए है, ये आपका KH है नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन होगा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन A दिया है, A से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन 2 दिया है, B से प्रोडक्ट बन रहा है,
The rate of reaction A and reaction 2 in a gas phase were determined separately. For the reaction A, the half life doubled by doubling the initial pressure. तो T half is directly proportional to 1 upon initial concentration to the power n minus 1. इसके डबल है, दैट मीन्स कि ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है, ए की पावर जीरो है, क्योंकि जीरो रखेंगे तभी ये ए ऊपर जाएगा, तो ए के ऑर्डर में जीरो हो गया. हाउएवर फॉर द रिएक्शन सेकेंड द हाफ लाइफ बिकम हाफ अपॉन डबलिंग द इनिशियल प्रेशर. तो अगर 1 रखेंगे तो ये डिपेंडेंट नहीं होगा टी हाफ के, मतलब ए जीरो के डिपेंडेंट नहीं होगा टी हाफ. अगर मैं इसको 2 रखूंगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसको डबल करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा. तो ये इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर है, ठीक है. इनिशियल प्रेशर ऑफ बी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो रिएक्शन फर्स्ट इज जीरो ऑर्डर एंड रिएक्शन सेकंड इज सेकंड ऑर्डर, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, अ बॉटल कंटेनिंग 200 centimeter cube of 50 millimole aqueous sodium chloride was purchased from a chemical company. The amount of sodium chloride in its bottle. तो देखो मोलरिटी जो होता है ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, यही होता है. मोलरिटी हमको दिया है 50 मिलीमोल, तो 50 इंटू 10⁻³ मोल होगा. अब वेट हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 58.4 है, वॉल्यूम 200 ml है, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml होता है. तो इसको मैं 0.2 लीटर कर देता हूँ. इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है. तो इसको पूरा सॉल्व करने पे जो वेट आ रहा है वो 0.584 ग्राम आ रहा है, ठीक है. एक बार सॉल्व करके आप देख लीजिए. द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए गैस फेज रिएक्शन follow the Arrhenius from the K E alpha by RT. The experimental value is इतना and the value A calculated from the collision theory is इतना. Then the value of steric factor. तो जो देखो ये फार्मूला होता है कि अगर स्टेरिक फैक्टर के लिए, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर आपको निकालना है तो ये रेशियो होता है जो A एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है अपॉन में A जो कोलिजन थ्योरी से मिला है, ठीक है. तो ये सिंपल होगा 1 इंटू 10⁻12 अपॉन में 2.1 इंटू 10⁻11. तो ये कैंसिल कर दो तो ये सिंपल आएगा 10 अपॉन में 2.1, तो ये 100/21, तो ये अराउंड 4.8 के आसपास आएगा, ठीक है. 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो एनर्जी होती है वो n+1/2 एच न्यू होती है. एन की वैल्यू 0 कर देंगे तो जो एनर्जी आती है हाफ एच न्यू आती है, यही होती है 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है. तो ये होता है स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन. तो देखो जो एनर्जी होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन की होती है J+1, ठीक है. अब अगर कॉन्जुगेटिव लेवल में जा रहे हैं डेल्टा J +-1 अगर हम करेंगे तो सपोज मैं 2 में जाऊंगा, 2 में से 1 को घटा दो तो यहाँ B 2 इंटू 2 + 1 माइनस B इंटू 1 इंटू 1 + 1. तो अगर आप देखा जाए तो 2 + 1 3, 3 इंटू 2 6, तो 6B माइनस यहाँ से आप कर दो तो ये आएगा 2B, ठीक है. तो ये आपका आंसर जो है, तो ये देखो आप जो है 6B माइनस 2B आएगा 4B, ठीक है. तो एक लाइन आए, सपोज ये देखो यहाँ से J = 1 से J = 2, J = 3, ठीक है. तो 1 से 2 में गया तो पहली लाइन जो मिल रही है वो 4B पे मिल रही है, 4B पे, ठीक है. अब दूसरी लाइन जब 2 से 3 में जाएंगे तो ये 6B पे मिलेगी, ठीक है. आप कैलकुलेट कर लेना. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा 2B आता है, ठीक है. तो ये तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकालिए और इसका मैं इन जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि डेल्टा जो EJ का किसी भी दो लाइन का जो डिफरेंस आता है वो होता है 2BJ+1, ठीक है. तो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. मतलब जैसे J = 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2 इंटू B मतलब 4B आएगा, और माइनस जैसे 0 वाला लेंगे तो 2B आएगा, तो डिफरेंस 2B आएगा, ठीक. तो इस तरीके से ये जनरल फार्मूला हो गया आपका, और आपको अगर नहीं पता है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. अगला क्वेश्चन देखो कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L. तो सिंपल नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट √2/L होता है, ये तो हम सब जानते हैं. तो ये इसका ये ऑप्शन करेक्ट है. द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर Px × x. तो देखो
जो x इंटू पी एक्स होता है इसका होता है आई एच कट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है आई एच कट होती है। तो जब पी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो इसका माइनस आई एच कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस आई एच कट हो जाएगा। और अगर जैसे x इंटू पी एक्स की टू दी पावर n है, अगर ये है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई एच कट होता है, ठीक है, एक्स पी एक्स का। उसके बाद पी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा एन पी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो जैसे यहाँ टू है तो टू के लिए क्या हो जाएगा, टू पी एक्स की पावर टू माइनस वन, ठीक है। तो ये टू आई एच कट पी एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही आप पी एक्स टू दी पावर एन मतलब पी एक्स कॉमा एक्स टू दी पावर एन का भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसका भी निकाल सकते हो। तो जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो ये इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल इज फाउंड टू बी, कितना होगा। तो सिंपल जो फार्मूला होता है, साई बराबर होता है अंडर रूट टू बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल, ठीक है, यही होता है। अब इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब जो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू होगा साई स्टार, तो साई की वैल्यू यही आएगी, तो ये होगा 0 टू L बाई टू, ठीक है, लिमिट। अब देखो साई स्टार इंटू साई स्टार डी एक्स होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बाई एल और ये होगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब देखो cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले लो तो 1 माइनस कॉस 2x इधर आ जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप तो 2 बाई एल और ये लिमिट 0 से L बाई टू अगर रखूंगा मैं तो ये 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। और देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा और 1 का इंटीग्रेशन जो होगा dx होगा। तो अगर मैं रखूंगा dx की वैल्यू x आएगी तो x की जगह L बाई टू रखूंगा, ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी 1 बाई एल है तो ये कैंसिल होकर 1 बाई टू देगा। तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, देखो ये आपका कर्व है, ठीक है, ये है मिनी सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड वेपर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द लिक्विड वेपर यहाँ पे निकालना है। तो F इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस पी प्लस टू। तो वाटर वन कंपोनेंट है, फेज इतने कितने हैं, वेपर और लिक्विड दो फेज है, प्लस टू कर दो तो 1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया। 2 मोल ऑफ H2 आर मिक्स्ड विद द 2 मोल ऑफ N2 both at 298 Kelvin assuming perfect behavior change in the entropy of the gas। तो डेल्टा S जो होता है वो मिक्सिंग का वो होता है कितना, माइनस आर समेशन ओवर एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है। तो ये होगा माइनस आर, ठीक है, समेशन ओवर एन आई, मतलब यहाँ मैं पहले 2 लूँगा, 2 मोल लूँगा, एल एन कितना होगा 1 बाई टू। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूँ तो टोटल मोल हो गया 4, तो 2 बाई 4 तो 1 बाई टू आएगा। ऐसे ही 2 ln 1 बाई टू आएगा, ठीक। तो अब मैं इसको कर देता हूँ माइनस आर, ठीक है, और ln 1 बाई टू की पावर 2 यहाँ भी कर देता हूँ, प्लस ln 1 बाई टू की पावर 2 यहाँ भी कर देता हूँ। अब देखो ln m प्लस ln n क्या होता है, माइनस आर ln मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ln 1 बाई टू का स्क्वायर इंटू 1 बाई टू का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आर समेशन ओवर 1 बाई 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा तो 16 आ जाएगा। तो ln 1 बाई 16 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 2 की पावर कितना होगा, 4 रखना होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 16 12 ln 1 0 हो जाएगा माइनस ln 16, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या करो कि r की वैल्यू तो सेम रखना है, ये जो 1 बाई 4 है ना इसको जस्ट आप ऊपर ले लो, ठीक है। तो यहाँ ले लोगे तो यहाँ आएगा 4r माइनस 4r ln 1 बाई टू, ठीक है। ये 1 बाई टू की पावर 4 किया मैंने, ठीक। उसके बाद इसको मैं लिख दिया इस तरीके से, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 4r ln 1 बाई टू हो जाएगा। तो इसका
सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इन CO2, तो 3 होगा। 4 विद द बेंडिंग वाइब्रेशन बीइंग डबली डिजनरेट, तो सही है कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये बेंडिंग वाइब्रेशन जो होता है ये डबली डिजनरेट होता है। एक होता है मतलब सिमेट्रिकल बेंडिंग, एक होता है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। ठीक है, मतलब एक होता है इन प्लेन बेंडिंग, एक होता है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो 4 बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, उसमें से डबली डिजनरेट होते हैं, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड आर रिस्पेक्टिवली, तो सरफेस टेंशन सिंपली आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सरफेस टेंशन है तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लग रहा है वही सरफेस टेंशन होता है, तो ये न्यूटन मीटर -1 हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन के लिए। विस्कोसिटी के लिए क्या होगा कि F इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा R इंटू V। तो अब यहाँ से ईटा निकालोगे तो F अपॉन में R इंटू डिवाइडेड बाई V होगा। ठीक है, तो अब आप निकाल लो F इक्वल टू MA लिख सकते हैं। ठीक है, M की जगह पे मैं मास लिखूंगा kg, A की जगह पे मैं मीटर सेकेंड -2 लिखूंगा, R की जगह पे मैं लेंथ लूंगा मीटर, और V की जगह पे मैं वेलोसिटी लूंगा मीटर सेकेंड -1। तो अब देखो 1 मीटर से कैंसिल हुआ, ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, 1 सेकंड से कैंसिल हो गया, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रिस्टल प्लेन फॉर विच इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHK इज इक्वल टू 1/√12 होगा। तो मैंने आपको बताया है HKL की वैल्यू ये सिंपली क्या होती है, A/√h² प्लस k² प्लस L²। ठीक है, तो कर दो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यही आएगा। When the pressure is increased from 0.5 bar to 1.5 bar, the melting point of ice, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है प्रेशर बढ़ाने पे डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जब प्रेशर कम होता है तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब पहाड़ों पे जाते हैं तो ऊपर लो प्रेशर होता है, तो वहाँ पे आइस इसीलिए लंबे टाइम तक नहीं पिघलता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। जबकि नीचे आते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इस वजह से वो जल्दी पिघल जाता है। एंड एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन pH3 दिया है, हैज ए मोलर कंडक्टेंस ऑफ λm इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इन एक्वस सोल्यूशन इज इतना। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड पूछ रहा है, तो देखो यहाँ हमको λm दिया है, ठीक है, वो है 4, और λm 0 दिया है आपका 400। ठीक, तो अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाल लूँगा, ये होगा λm अपॉन में λm 0, तो ये हो जाएगा मेरा 0.01। ठीक है, अब अल्फा मिल गया तो एसिटिक एसिड जो है ये CH3COH यही तो डिसोसिएट होगा, तो ये एसिटेट आया CH3CO माइनस प्लस H+ में डिसोसिएट होगा। तो अगर देखा जाए तो जो H+ है यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ देखो pH है, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग ऑफ H+। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू 3 है, तो माइनस यहाँ कर देंगे -3 लॉग ऑफ H+, तो 10⁻³ बराबर H+ आ गया, तो H+ का कंसंट्रेशन 10⁻³ हो गया। और अगर मैं ऐसे देखूं तो इसका कंसंट्रेशन अगर C है, ये 0 है, तो ये C अल्फा डिसोसिएट होगा, तो ये C - C अल्फा होगा, तो H+ जो बराबर होगा वो होगा C इंटू अल्फा। तो यहाँ से अगर मैं C निकालना चाहूँ तो H+ हो गया 10⁻³ अल्फा की वैल्यू हो गई 10⁻²। ठीक है, तो C निकल के आएगा मेरा 10⁻⁻1। ठीक है, तो 0.1 आएगा मोलर। अब देखो ये जो यहाँ पर है 0.01 मोलर, ये कब आता है कि जब आप λm की वैल्यू 40 लेते, तो या तो इस क्वेश्चन में λm की वैल्यू 40 कर दो तब ये आंसर आएगा, अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर 0.1 मोलर होगा। फॉर ए रिएक्शन N2N3H2 2NH3 इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इतना दिया है, द करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखो जो अमोनिया का सिंथेसिस होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो
टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। एक्सोथर्मिक है तो मैंने अभी बताया टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये गलत है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट साइड ज़्यादा है तो राइट साइड की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो ये करेक्ट है। सी ऑप्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल अनचेंज्ड विद इंक्रीज इन द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन विल बी अनचेंज्ड, ये गलत है। The equilibrium constant of the reaction will be increased when a catalyst is used। तो equilibrium constant जो है catalyst पर डिपेंड नहीं करता, तो ये भी गलत है। For a particle in a one-dimensional box, when the length of box is doubled, the energy of the first excited state change by a factor। अच्छा, तो En जो होता है ये होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, राइट। तो बोल रहा है कि फॉर ए पार्टिकल वन डायमेंशनल व्हेन द लेंथ ऑफ बॉक्स इज डबल, जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चेंज बाय ए फैक्टर। तो ये किससे चेंज होगा? सिंपल 1/4 से होगा, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन KNO3 सोल्यूशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना दिया है। द एक्टिविटी ऑफ वाटर इन सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। तो एक्टिविटी बराबर क्या होता है? P/P0 होता है। P दिया है 750, ठीक है, P0 है 760, ये डिवाइड कर दो तो अराउंड 0.98 के आसपास आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कर लिए हैं और मुझे नहीं लगता है कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है CO2 का जो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन है CO2 का ये 4 होता है, मैंने बताया ही आपको। अच्छा, यहाँ पे देखो एक कैलकुलेशन एरर हो सकता है, जैसे 1/2 की पावर 4 लिखा ना मैंने, तो 1 की पावर 4 1 ही आएगा, तो 2 की पावर 4 1 ही 16 आएगा, तो इसको 1/2 की पावर मैं 4 लिख सकता हूँ ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ 4 इसको ले लिया था, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इन्जॉय करते रहिए। आगे और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो CU सेट एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच।